तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी के बारे में। तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लोगों को ज़्यादा याद नहीं रहते हैं। अगर हम लोग इसको सिस्टेमिक वे में याद रखने की कोशिश करें तो हम लोग के लिए आसान जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग इसको आसानी से लिख पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है और एडल्ट फीमेल पर्टिकुलरली वेन प्रेगनेंसी रहता है और नॉन प्रेग्नेंट रहता है, ठीक है। तो दोनों में जो नॉर्मल रहता है वो डिफ़र करता है। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल है, ठीक है, अगर हम लोग उसमें प्रेगनेंसी में देखेंगे उसको, और वहीं एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, तो दोनों में जो चीज़ उन लोग के लिए नॉर्मल रहेगी वो क्या रहेगी, एकदम ज़्यादा डिफ़र करेगी। इसको आगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हमको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। लेकिन और एम क्या रहता है उसका, तो एम ये रहता है कि हम लोग जो मैक्सिमाइज़ करना रहता है किसको, न्यूट्रिशन को एंड ऑक्सीजन को टू द डेवलपिंग फीटस एंड हेल्प द मैटरनल सिस्टम एडजस्ट टू एक्स्ट्रा स्ट्रेस। ओके, लेकिन अगर यही जो चेंजेस जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग आना चाहिए, अगर वो अप्रिशिएट नहीं होता वो चेंजेस, ठीक है, तो ये फिर इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ, या फिर क्या कॉज कर सकता है, क्लिनिकल प्रॉब्लम इन ऑब्स्ट्रक्टिव, ये कॉज कर सकता है। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि सिस्टमेटिकली देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टमिक चेंजेस देखेंगे, जिसमें हम लोग वॉल्यूम, होम्योस्टेसिस देखेंगे, देन ब्लड, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या आते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रियल फंक्शन में क्या आते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक्ट चेंजेस क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कैसे चेंजेस आते हैं, एंड लास्ट दैट इज़ द इंडोक्राइनोलॉजी चेंजेस में क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वो है सिस्टमिक चेंजेस। ओके, और उसमें भी उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं दैट इज़ द वॉल्यूम होम्योस्टेसिस। तो फ्लूइड रिटेंशन होता है नहीं, ये मोस्ट फंडामेंटल सिस्टमिक चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में। अब जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज़ ऑलमोस्ट इंक्रीज टू दैट 30%। अब द मोस्ट मार्क्ड एक्सपांसन अकर इन एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम विथ सम इंक्रीज इन दी इंट्रासेलुलर वाटर, ठीक है। अब द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या होते हैं इसके लिए, ठीक है, कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले बात है कि ये सोडियम रिटेंशन इंक्रीज हो जाता है, और हम लोग जान रहे हैं कि जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा उसके साथ कहाँ जाते हैं, वाटर जाते हैं, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और डिक्रीज इन दी प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, देन डिक्रीज इन थर्स्ट थ्रेशोल्ड। मतलब इस प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो थर्स्ट थ्रेशोल्ड रहता है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब एकदम जल्दी जल्दी प्यास लगने लग जाता है, ठीक है। और रीसेटिंग ऑफ दी ओस्मो स्टेट। अब देखते हैं हम लोग ब्लड, तो ब्लड में कैसे चेंजेस आते हैं। ओके, प्लाज्मा वॉल्यूम, तो मार्क्ड इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम एसोसिएटेड विद द नॉर्मल प्रेगनेंसी कॉज डाइल्यूशन ऑफ मैनी सर्कुलेटिंग फैक्टर। ओके, अब हीमेटोलॉजिकल चेंजेस में डिक्रीज़, क्या क्या डिक्रीज़ होता है और क्या क्या इंक्रीज़ होता है, इसमें आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीमेटोलॉजिकल चेंजेस में। तो सबसे पहले जो डिक्रीज़ होता है उसको देख लेते हैं। तो रेड सेल काउंट इसमें डिक्रीज़ होता है, देन हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होता है, हीमाटोक्रिट डिक्रीज़ होता है, एंड प्लाज्मा फ्लूइड कंसनट्रेशन। और इंक्रीज़ क्या क्या होता है, वाइट सेल काउंट, देन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड फाइब्रिनोजन कंसनट्रेशन, ये सब इंक्रीज़ होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं यार कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। तो अर्लीस्ट चेंज इन दैट पेरिफेरल वैसोडाइलेशन होता है। अब रिजल्ट इन डिक्रीज्ड सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, इसके वजह से हम लोग का क्या हो जाता है, कार्डियक आउटपुट दैट इज़ इंक्रीज टू 6 लीटर पर मिनट। अब मैक्सिमम कब देखने को मिलता है ये हमको 22 टू 28 वीक्स में, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है 10 टू 20%, देन स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है 10%, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है 30 टू 50%, एंड मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है कितना, 10%, एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए कितना, 35%। अब देखते हैं नॉर्मल चेंजेस इन हार्ट साउंड ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। तो जो लाउडनेस, दोनों का लाउडनेस होता है S1 एंड S2, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब 95% डेवलप सिस्टोलिक मर्मर विच डिसअपियर आफ्टर डिलीवरी। अब 20% है वह ट्रांजिएंट डायस्टोलिक मर्मर, एंड 10% डेवलप कंटिन्यूस मर्मर ड्यू टू इंक्रीज इन मेमोरी ब्लड फ्लो, देन एक्टॉपिक्स रिलेटिव टेकिकार्डिया एंड कोलैप्सिंग पल्स, ये सब हमको देखने को मिलते हैं।
रेस्पिरेटरी चेंजेस में आ जाते हैं। अब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो O2 डिमांड बढ़ जाता है कितना परसेंट, बाई 20%। अब टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। देन इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये इंक्रीज होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये डिक्रीज होता है विथ कंपनसेटरी। अब कार्बोनेट जो भी रहता है उसका कम होता है, ठीक है, माइल्ड कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। ब्रेथलेसनेस होता है ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन एंड एलिवेशन ऑफ दैट डायाफ्राम एंड टिश्यू एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू प्लेसेंटा इम्प्रूव्स एंड पीएच अल्टर, थोड़ा सा पीएच में भी चेंजेस आते हैं। अब वेंटिलेटरी चेंजेस क्या क्या आते हैं, तो थोरेसिक एनाटॉमी चेंज होते हैं। टाइडल वॉल्यूम हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ये इंक्रीज़ होता है। वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाता है एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ओके, अब यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है कितना, 60 to 70% ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है 50%। देन क्लियरेंस ऑफ मोस्ट सब्सटेंसेस इज इन्हेंस्ड हो जाता है। प्लाज्मा, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरेटार ये रिड्यूस हो जाते हैं। देन ग्लाइकोसूरिया इसमें नॉर्मल रहता है। ओके, अब एलिमेंट्री सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो गम्स बिकम स्पॉन्जी। देन लोअर ओइसोफिजियल स्फिंक्टर इज रिलैक्स्ड, इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बर्न यहाँ पे फील होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन रिड्यूस हो जाते हैं। द इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर इज रिलैक्स्ड एंड ये इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के दिक्कत आते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या चेंजेस आते हैं। अभी तक तो हम लोग जनरल देख रहे थे, उसको जनरली ऐसे याद रख लेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हमको लिखना पड़ता है वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैसे चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यूट्रस में, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं थ्री लेयर्स का यूट्रस हम लोग का बना रहता है। इनर लेयर थिन सर्कुलर मसल्स फाइबर रहते हैं उसमें, आउटर लेयर में थिन लॉन्ग मसल्स फाइबर रहते हैं, और जो सेंट्रली थिक लेयर रहता है इंटरलॉकिंग उसमें फाइबर रहते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मसल्स टू कनेक्टिव टिश्यू इंक्रीज फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस टू द फंडस, इसमें इंक्रीज होता है। अब इन अर्ली प्रेगनेंसी यूटेराइन ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम बोथ हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉपी, वाइल लेटर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइपरट्रॉफी अकाउंट फॉर द मोस्ट इंक्रीजेस। नाउ इट वेट 1 किलोग्राम एट टर्म इन प्रेगनेंसी, कितना इट वेट 1 किलोग्राम एट टर्म, इन प्री प्रेगनेंसी में कितना 50-60 ग्राम। As the pregnancy advanced, the uterus divided into upper and lower uterine segment. The lower uterine segment composed of lower part of uterus, and the upper cervix composed mainly from connective tissue. Because of this, the lower uterine segment become stressed in late pregnancy. Later pregnancy. अब cervix में क्या क्या changes आते हैं, तो cervix become softer and swollen in pregnancy with the result columnar epithelium lining cervical canal become exposed to that vaginal secretion. Okay, अब estradiol stimulate growth of columnar epithelium of the cervical canal, so it becomes volte and that is called as the ectropine, ये देख लेना। अब mucus gland become distended and secrete mucus which form a mucus plug that is expelled in the liver is the sow. Okay, now prostaglandin and collagenase especially in last week of pregnancy act on collagen fiber make cervix more softer बना देता है। अब देखते हैं कि वेजाइना में क्या क्या चेंजेस आते हैं। द वेजाइनल म्यूकोसा बिकम थिकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ठीक हो जाता है। द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज डिस्क्वेमेशन ऑफ द सुपरफिशियल वेजाइनल म्यूकोसल सेल। अब देख लेते हैं ब्रेस्ट एंड लैक्टेशन में, ठीक है, क्या चेंजेस आते हैं। तो द अर्लीस्ट चेंज इज अ स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। एस्ट्रोजन लीड्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्लैंडुलर डक्ट। देन द प्रोजेस्टेरॉन लीड टू प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ द एल्वुलाई, एंड प्रोलैक्टिन लीड्स टू एक्टिव सीक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर बर्थ। अब एंडोक्राइनोलॉजी चेंजेस क्या होते हैं, ये लास्ट है। तो प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन इंक्रीज मार्केडली बट एक्ट आफ्टर डिलीवरी। नाउ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं इसमें। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। थायराइड फंक्शंस थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, एंड ट्रांसप्लेसेंटल कैल्शियम ट्रांसपोर्ट इज इन्हेंस्ड। नाउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। एल्डोस्टेरोन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, एंड एंजियोटेंसिन एंड रेनिन भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं।
ओके। अब हार्मोन प्रोड्यूस विद इन द यूट्रस, तो हम लोग जान रहे हैं ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन रहता है, HCG। ओके, तो ये इसको सीक्रेट कौन करता है? ट्रोफोब्लास्ट, and can be detected in serum 10 days after the conception. Okay, now there is high level of circulating HCG in early pregnancy to provide a suitable environment for implantation and development, and to support corpus luteum secretion of the estrogen and progesterone in the first trimester until the placenta become able to produce this hormone. Okay, now the peak level normally occur in the that 12th week, and the constant level of HCG in late pregnancy is useful in किसके लिए यूज़फुल होता है? कंट्रोलिंग placental secretion of the estrogen and progesterone, then suppressing maternal immune system against the fetus, then the human chorionic gonadotropin normally disappear from urine 7 to 10 days after the delivery of the placenta. अब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, सो ये सीक्रेट कौन करता है? syncytiotropoblast. Okay, it level increases when the level of HCG start to drop, and इससे फीटस का कोई इफेक्ट नहीं रहता। अब इसका इफेक्ट कहाँ रहता है? ब्रेस्ट में रहता है। तो मेमोरी ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसमें हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉम, मिल्क प्रोडक्शन फॉर लैक्टेशन। अब देख लेते हैं प्रोटीन्स, तो HPL स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एट सेलुलर लेवल, 3 carbohydrate, that is stimulate insulin secretion, inhibit insulin action, and 4 fat, that is the HPL mobilize fat from the body store, that is the lipolysis, leading to increased maternal blood glucose, and maternal tissue cannot utilize the glucose, so that the glucose will be available for that fetus. Okay, एस्ट्रोजन ये इसका क्या कर, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इन अर्ली प्रेगनेंसी, हम लोग जान ही रहे। अब इट इज़ प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा इन लेट प्रेगनेंसी, फीटस प्रोवाइड सर्टन एंजाइम विच आर लैकिंग इन दी प्लेसेंटा। नाउ रोल क्या होता है इसका? तो ऑन कनेक्टिव टिश्यू एस्ट्रोजन लीड टू पॉलीमराइजेशन ऑफ द mucopolysaccharides of the ground substances, leading to loose connective tissue mainly in the cervix. On the protein, that is the estrogen stimulate directly RNA synthesis, lead to that protein synthesis. Now progesterone, its production is the same as estrogen, and it has effect on smooth muscles, leading to a decrease in the muscles excitability, and that lead to muscle relaxation mainly in the uterus. ओके, अब थायराइड फंक्शन को देख लेते हैं। तो इंक्रीज थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, देन इंक्रीज बाउंड फॉर्म ऑफ T3 एंड T4, नो चेंज इन द फ्री फॉर्म ऑफ T3 एंड T4। इसीलिए देयर इज़ नो एविडेंस टू सपोर्ट व्हाट प्रीवियसली थॉट टू बी फिजियोलॉजिकल, सच एज द इंक्रीज इन साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड, इंक्रीज BMR, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट एक्सेट्रा। लेकिन अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं है टू सपोर्ट जो पहले सोचा जाता था। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा लंबा भी है, तो धीरे धीरे आप लोग याद करोगे तो बेशक आपसे याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।